हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं इस सीरीज़ का 6 एपिसोड, जहाँ की शुरुआत में हमने देखा कि गोमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है। उसके साथ जुआन भी जाने के लिए रेडी होती है और साथ ही वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में ये कपड़े कैसे हैं। तो वो बोलती है मैं इसको चेंज करूँगी, इसलिए मेरी ड्रेस है। फिर हम नेक्स्ट सीन सेरेमनी का देखते हैं, जहाँ पर जियांग वांगली तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठ करके अपनी तारीफ कर रही होती है और बोलती है कि मैंने अपनी स्टेप डॉटर का हमेशा बहुत ख्याल रखा, पता नहीं क्यों वो ही मुझसे इतना नफरत करती है। फिर हम देखते हैं कि गोमिंग और जुआन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर जुआन अपने फादर से डैड से मिलके वो बोलती है कि मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ। फिर वो उसके पास चली जाती है, जहाँ पर बैठी लेडीज उस पर ताने कसती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें अपनी स्टेप मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर ये ना होती तो आज तुम इतने बड़े सीईओ की वाइफ नहीं बनती। तो जुआन भी उनके सामने एक्टिंग करते हुए बोलती है कि पहले मैं बहुत रूड थी, लेकिन अब सबके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद उनके साथ ड्रिंक करना चाहती है, लेकिन तभी वो जियान वांगली के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसको वो अपने पैकेट देती है और कहती है कि इसमें मेरी ड्रेस है, आप चाहें तो इस ड्रेस में चेंज कर सकती हैं। अब सबके सामने जियांग वांगली उसको रिजेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो भी ड्रेस लेके चली जाती है चेंज करने के लिए। रूम में आने के बाद वो ड्रेस देखती है, जिसे वो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक छोटी सी अटेंडेंट की ड्रेस होती है। तभी वहाँ पे जुआन आके कहती है कि क्या हुआ, ये ड्रेस जानी पहचानी लग रही है। अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम एक नोबल फैमिली से नहीं बल्कि एक सलून की अटेंडेंट थी, और ना ही जोयाओ तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बेटी, बल्कि वो तुम्हारी और मेरी ही डैड की नाजायज औलाद है। जिस पर जियांग वांगली बोली कि हाँ, तुमने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन तुम कर क्या लोगी, क्योंकि ये सच्चाई तो तुम्हारे डैड भी जानते हैं। और उसके बाद वो उसकी माँ को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, जिसमें लेकर के इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इधर डैड की रिटायरमेंट पार्टी की अनाउंसमेंट चल रही होती है और वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि इसी बीच में उन दोनों के बीच में कमरे की सारी रिकॉर्डिंग लाइव यहाँ पर प्रेजेंट होने लगती है। जियांग वांगली कहती है कि तुम्हारे डैड ही मुझ में इंटरेस्टेड थे और वो मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैंने तो बस थोड़ा सा तुम्हारी मॉम को चीट किया था, तुम्हारी मॉम की ही बहुत बड़ी गलती थी कि वो अपने हस्बैंड को संभाल नहीं पाई, इसमें तो मैं क्या कर सकती हूँ। इवन अगर आज तुम्हारी मॉम जिंदा भी होती तो भी तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इधर डैड भी चिल्लाते हुए बोले कि कहाँ गया इसका रिमोट, इसे जल्दी से बंद करो। और भागे भागे वो उनके रूम में पहुंचते हैं। वहां पहुंच के वो जियांग वांगली को डांटते हैं कि तुम्हारा ये सब तमाशा ब्रॉडकास्ट हो रहा था बाहर, जहाँ जिसकी वजह से जियांग वांगली जुआन पे हाथ उठाती है कि उसे गुमिंग रोक लेता है और वो कहती है कि ये सब कुछ इसका किया धरा है, इसी ने ये सब कुछ प्लान किया होगा। जिस पर जुआन बोलती है कि मुझे सच्चाई लाने के लिए बाहर ये सब करना पड़ा था। और इधर जियान वांगली अपने हस्बैंड के सामने रो करके सिंपैथी गेन करती है और वो बोलती है कि इसने मुझे इस तरह से फंसाया है। तो डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और वो जुआन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुम मुझसे बात करती, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर के जुआन तो बहुत हर्ट हो जाती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि डैड को अभी भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी, उन्हें जरा भी रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने मेरी मॉम को चीट किया था। कि तभी वहाँ पे गुमिंग भी बोला कि जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो उसने खुद भी आपको बहुत चीट किया है, आप भी की पीठ पीछे इन्होंने आपकी कंपनी का बेड़ा गर्क किया है। आप इनसे पूछिए कि इनके पास पैसे कहाँ से आते रहे अकाउंट्स में। उसके बाद डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं जियान वांगली पे कि क्या ये सब कुछ गुमिंग सच बोल रहा है। इस पर वो रो करके डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि ये सब कुछ मैंने हमारी बेटी के लिए किया है, उसके फ्यूचर के लिए। जो सुनकर के डैड को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पे जोया भी भागी भागी आती है और बोलती है कि डैड बाहर सब लोग मॉम को सलून के अटेंडेंट बोल रहे हैं, जिसपे डैड को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर की सिचुएशन खुद संभालो, तुम दोनों का क्या धरा है, मैं बाहर जाके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तभी वहाँ से गुमिंग और जूनियान भी जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे जियांग वांगली उसे पीछे से पकड़ लेती है, बट उसको जूनियान भी धक्का दे देती है। ये देख कर के जुया को तो गुस्सा आता है, वो पीछे से नाइफ से अटैक करती है कि उसके बीच में गुमिंग आ जाता है, जिसकी वजह से गुमिंग को चोट लग जाती है और वो वहाँ पे ब्लड निकलता है। उसको देख करके गुमिंग बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बताता है जुआन को कि आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ये मेंटल इलनेस इनको बहुत पहले से है। जब जुआन ने पूछा कि यह ब्लड देख के बेहोश क्यों हो जाता है, जिस पर असिस्टेंट बोला कि ये सब उनकी मेंटल इलनेस का सिम्टम है, जैसे कि वो किसी भी नुकीली चीज़ को देख के डर जाते हैं, खून देख के डर जाते हैं, इवन किसी के बहुत करीब आ जाए तो भी वो डर जाते हैं। जिस पर दुनिया सोचने लगती है कि इसका मतलब जब गुमिंग बेहोश हुआ है या उसने उसको अपने करीब आने से मना किया है, तो इसका मतलब ये सब कुछ उसने उसी मेंटल इलनेस की वजह से किया था। फिर हम देखते हैं कि गुमिंग अपने बचपन के इंसिडेंट को सपने में देख रहा होता है, जहाँ पे कुछ लोग उसकी माँ को फोर्स कर रहे थे कि फ़ौरन बाहर आओ, हमसे ले आओ उधार, हमें वापस करो। कि तभी अचानक से उन्हें पता चलता है कि किसी ने बिल्डिंग से जंप मारकर सुसाइड कर लिया है। वहाँ पे सारा सीन छोटा गुमिंग भी देख रहा होता है।
फिर वो भी वहाँ से भाग करके फ़ौरन नीचे जाता है और वो वहाँ पे देखने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गुमिंग को ये सपना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और वो बहुत ही बाहर से तड़प रहा होता है। और जुआन भी उसको संभालने की कोशिश करती है कि वो अचानक से उठ के बहुत तेज़ उसको हग कर लेता है और फिर वो उसको बहुत ही करीब से देख रहा होता है और साथ ही उससे अट्रैक्ट भी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है बीच में और वो उन दोनों को इस तरह से देख करके एकदम से सॉरी बोलता है और वापस जाने लगता है कि उसको गुमिंग रोकता है कि जो कहने आए थे उसको पूरा करो। जिस पर असिस्टेंट बोला कि नीचे मिस्टर हाओ आए हैं, वो मिस जुआन से मिलना चाहते हैं। तो जिस पर जुआन भी बोलती है कि मैं भी कुछ देर के लिए डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड कहते हैं कि जुआओ को पुलिस ले गई है गुमिंग पे अटैक करने की वजह से, पर तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ उसने अपनी मॉम को डिफेंड करने के लिए किया था और वैसे भी गलती मेरी और लियोनी की है जिसमें किसी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज़ गुमिंग से ये सेटलमेंट पेपर साइन करवा दो। और जुआन को तो लगा था कि शायद डैड उससे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, पर ये सारी बातें सुनकर के वो और भी हर्ट हो जाती है। और वो बोली कि डैड जब मॉम ने सुसाइड किया था उसके बाद तो आपकी वाइफ ने मुझे बहुत अब्यूज़ किया था, लेकिन आप तब कहाँ थे और आपको मेरी फ़िक्र नहीं थी तब उस समय। तो डैड बोलते हैं कि ये सब मैटर हम बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल जो हाथ में मैटर है उसको निपटाओ। जिस पर कि जूनियान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोली कि डैड मैं हमेशा आपके लिए बाद में ही क्यों आती हूँ। तो डैड बोले कि तुम्हारी माँ ने पहले मुझे चीट किया था गुमिंग के फादर के साथ मिलकर के, उन्होंने उसके साथ अफेयर किया था। तो जुआन भी बोली कि मैं उनको बेकसूर साबित कर सकती हूँ, लेकिन इस पेपर पे साइन करने से पहले आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली ये कि आपको जियांग वांगली को फौरन डिवोर्स देना होगा और दूसरी ये कि आपकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार और वारिस अकेले मैं ही बनूंगी और जुआ को सिर्फ 5% ही दिया जाएगा। जिस पर डैड उसको समझाने वाले होते हैं लेकिन वो मना कर देती है और डैड को ना चाहते हुए भी उसकी ये दोनों शर्तें माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग वांगली इसके बारे में जानकर मिस्टर हाओ को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो बोलती है कि तुम मुझे और लुशाओ को अब छोड़ दोगे, हमने 20 साल एक साथ गुजारे हैं, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो भी उसको समझाते हुए कहते हैं कि हमें लुशाओ के फ्यूचर के लिए ये करना पड़ेगा, एक बार वो जेल से बाहर आ जाए फिर हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और फिर जियांग वांगली भी उसे हक करके मनी मन सोचती है कि जुयान मैं तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं दूंगी, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में गुमिंग सेटलमेंट पेपर पे साइन कर देता है जिस पर जूनियान उसको थैंक यू बोलती है। तो गुमिंग बोलता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो जूनियान उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो गुमिंग उसको टीज करने के लिए उसके बहुत करीब चला जाता है। फिर उसके बाद वो हंसता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अब टीज नहीं कर रहा हूँ और हम साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक साइन लैंग्वेज सीख चुका हूँ। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। जूनियान पेपर्स लेकर के अपने डैड के घर जाती है जिस पर कि गुमिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। तो जूनियान उसको इशारों में कुछ कहती है जिसको कि गुमिंग समझ नहीं पाता है और वो बुक से रेफरेंस लेकर के समझने की कोशिश करता है। बहुत टाइम के बाद उसको समझ आता है कि जूनियान ने उसे बोला है कि तुम मत जाओ क्योंकि मैं अपने फैमिली मैटर्स में तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद वो उससे बाय बाय कह के चली जाती है। तो जिस पर भी गुमिंग कह देता है कि ठीक है मैं इस बार तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुला लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने डैड के घर पहुंचती है जहाँ पे जियांग वांगली तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है उसके आगे। लेकिन जूनियान अपने डैड से पूछती है कि ये औरत अभी घर में क्या कर रही है। उसका तो उसका डैड बोलता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है लेकिन इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए वो इसी घर में रह रही है, अब तुम इतनी भी जालिम मत बनो। तो जूनियान बोली कि ये मेरी मॉम की मौत की वजह है, अब मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो डैड बोले इसकी वजह ये कैसे हो सकती है, उसने तो खुद गिल्टी में फील करके सुसाइड किया था। कि तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहता है कि माफ़ करिए कि दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैंने नॉक नहीं किया। जूनियान असिस्टेंट के साथ आई लेडी जिसका नाम मिस लैन होता है उससे बोलती है कि तुम डरो मत, अब तुमने सच बताने का फैसला कर ही लिया है तो जल्दी से सब सच बता दो। जिस पर वो बताती है कि मुझे केयर टेकर हायर किया गया था ताकि मैं उन्हें रोज़ डिप्रेशन की दवा दे सकूं, लेकिन बाद में मुझे जियांग वागली ने तो सारे पैसे ऑफर किए और मैं भी लालची बन गई, तब मैंने मेडिसिन चेंज कर दी थी जिसकी वजह से उनकी हालत बुरी से बुरी होती चली गई। और फिर उसने कुछ रिसिप्ट भी दिखाई जिसके थ्रू जियांग वांगली ने उसे पेमेंट की थी। लेकिन यहाँ पे जियांग वांगली तो फौरन मुकर जाती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया, ये झूठ बोल रही है और मैंने इस औरत को पैसे ज़रूर दिए थे, वो भी इसलिए कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। और इस तरह से एक बार फिर से डैड उसकी बातों में आ जाते हैं और वो जियांग वांगली का ही साइड लेने लगते हैं क्योंकि वो उनको इमोशनली ब्लैकमेल जो करने लगती है। फिर तभी मिस लैन बताती है कि रात में हमेशा उन्हें कॉल किया करती थी कि शायद उन्हें सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रही थी क्योंकि मैडम हमेशा उस कॉल के साथ चिल्लाती रहती थी। इसी से हमें पता चलता है कि जूनियान की मॉम को सुसाइड के टाइम जिससे बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जियांग वांगली होती है और जियांग वांगली ही उसको सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रही होती है।
मिस लैन ने जब उस नंबर के कुछ फिगर्स बताए तो डैड भी समझ गए थे और लियोनी भी जान गई थी कि अब मैं ज़्यादा देर तक अपनी असलियत छुपा नहीं सकती हूँ। तो वो भी रोना रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती थी और ये सब मैंने इसलिए किया। लेकिन अब की बार तो मिस्टर हाउ भी उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो बोल के कि हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम मेरी लाइफ में अब कोई भी हिस्सा नहीं हो और मेरा लेना तुम्हारा लेना देना आपस में अब कुछ नहीं है। जूनियन जो चाहती थी आखिरकार वो हो तो गया, पर उससे भी सैड भी ज़रूर कर देती है कि डैड ने जानबूझकर के उसकी मॉम को चीट किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट बता रहा था कि हमारे पास कुछ ज़्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं है जिसके ज़रिए हम यांग वांगली को जेल भिजवा सके। लेकिन जूनियन तो जैसे बिल्कुल चुप हो गई थी और वो अपने फ़ोन पे टाइप करके बोलती है कि गाड़ी यहीं रोक दो, मुझे उतरना है। फिर वो उतर जाती है, जिसे देख करके असिस्टेंट भी हैरान होता है, उसको समझ नहीं आता कि जूनियन क्या करना चाह रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूनियन एक ऊंची सी बिल्डिंग के टेरेस पे होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है। शायद वो भी सुसाइड करना चाहती थी और जैसे ही ये बात गुमिंग को पता चलती है वो फ़ौरन दौड़ते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंचता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो टेरेस पे लगा लॉक को गेट खोलता है, लेकिन वो उसे खोलता नहीं है तो उसे तोड़ देता है। और टेरेस पे पहुंचने के बाद गुमिंग जूनियन से बोलता है कि तुम कोई भी ऐसा वैसा स्टूपिड स्टेप मत लेना, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पे जूनियन तो बिल्कुल ड्रिंक करने में ही मगन रहती है, उसे कुछ पता नहीं चलता है कि वो पीछे से आके अचानक से उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जूनियन तो बेकाबू होती है और बहुत ज़्यादा सैड भी होती है, वो भी खुद को उससे छुड़ाना चाह रही थी और इसी बीच में उसके मुंह से आवाज़ निकलती है मॉम, जिसे सुनकर जूनियन और गुमिंग दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे गुमिंग ने पहली बार उसके मुंह से शब्द सुना होता है और वो कहता है उसे नीचे उतारते हुए कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम बिल्कुल सेफ हो अब। फिर हम नेक्स्ट सीन अगली सुबह का देखते हैं जहाँ पे जूनियन को होश आता है तो वो देखती है कि गुमिंग उसी के साथ उसके कमरे में है जहाँ पे उसने सारी रात ऐसे ही गुजारी है शायद। तो वो उसको जगा करके उठाती है तो गुमिंग कहता है कि तुमने मुझे जाने नहीं दिया, रात भर यहीं पे रोक के रखा और तुम सारी रात बस बोलती रही। जिस पर जूनियन पूछती है कि क्या मैं बोल सकती हूँ, फिर अचानक से खुद ही चौंक जाती है अपनी आवाज़ सुन करके। तो गुमिंग बोला कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि तुम बोल सकते हो, और वो भी खुशी से जंप करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस पर गुमिंग उस पर गुस्सा करता है कि तुमने रात भर मुझे सोने नहीं दिया बोल बोल के और अब तुम फिर से बोलने लग गई हो, तो शांत हो जाओ। लेकिन वो यहाँ पे जंप कर रही होती खुशी के मारे। तो गुमिंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना बोलने का शौक है तो तुम्हें मैं ले चलता हूँ अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ गुमिंग अपने साथ लेकर के आता है उसको। और यहाँ पे रिलेटिव्स ही देख करके बहुत चौंक जाते हैं कि लड़की बोल कैसे सकती है। खैर ग्रैंडपा भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं कि तुम अब सबसे बातचीत कर सकती हो, और गुमिंग को भी अपने साथ ले गए कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं तो तुम्हें भी जोयान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी फियांसे आने वाली है तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए होगी। तो धूमयाम भी इधर उधर के बहाने बनाने लगता है, जिस पर कि ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि तुम भूलो मत तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है। फिर केक काटने का टाइम होता है जहाँ पे सब केक शेयर करते हैं। तो ग्रैंडपा जुआन से कहते हैं कि तुम भी केक लो, जिस पर वो बोलती है कि नहीं मुझे क्रीम से एलर्जी है। तो ये सुनकर के होंग भी कुछ सोचने लगता है और ग्रैंडपा को थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को उनके रूम में देखते हैं जहाँ पे उनका सर्वेंट कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस तरह से आपके बड़े बेटे होंगी को क्रीम से एलर्जी थी उसी तरह से इस लड़की को भी क्रीम से एलर्जी है। तो ग्रैंडपा फौरन उसे डीएनए करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्रेटली होंगी भी सुन रहा होता है ये सारी बातें। फिर हम देखते हैं कि पार्टी से वापस आते हुए जुयान मिंग से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए। जिस पर गुमिंग बोला कि ठीक है तुम जैसा कहो, हम कल सुबह ही ब्रेकअप अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात में उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी इस बारे में सोच कर, क्योंकि उन दोनों के लिए मन में एक दूसरे की फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी जो कि वो दोनों एक दूसरे से बता नहीं पा रहे थे। तो जुनियन को लगता है कि शायद उसके ग्रैंडपा ही फोर्स कर रहे होंगे उससे मुझसे ब्रेकअप करने के लिए, जबकि गुमिंग इधर सोच रहा था कि इसके सारे मकसद पूरे हो चुके तो अभी मुझे छोड़कर जा रही है, कितनी ज़्यादा क्रूअल लड़की है। फिर जुनियन सोचती है कि मैंने उसके साथ इतना टाइम गुजार दिया है तो कम से कम एक बार तो उसे मुझे रुकने के लिए कहना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। गुमिंग उसको चोरी छुपे देखता है और जब वो स्टेयर से नीचे आती है तो फौरन सोफे पे ऐसे बैठ जाता है जैसे कि उसको जाने का उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जूनियन भी एग्रीमेंट लेके जाने वाली ही थी कि पर उसे गुमिंग रोक कर कहता है कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो, और बोलता है कि जब मैं जियांग वांगली की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे तुम्हारी मॉम के कुछ फ़ोटोज़ मिले थे जो मेरे अंकल होंगयू ने कैप्चर की थी। हमारी पिक्चर भी होंगयू ने ही कैप्चर की थी मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए।
ये सुनकर ज़ोनियान सोचने लगी कि अगर होंग्यो ये बात एडमिट कर ले तो अपनी मॉम का नाम क्लियर कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तो उसे गुमिंग के साथ रुकना पड़ेगा। असल में गुमिंग चाहता भी यही था, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ कर रहा था। और ज़ोनियान बोली कि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही है, तो अब ग्रैंडपा तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए और तुम्हारी भी हेल्प करनी चाहिए। हम ग्रैंडपा से झूठ कह देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाएगा तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। यहाँ गुमिंग तो दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके ये सब चीज़ें उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। तो उसके बाद वो बोला, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो फिर चलो, ऐसा ही सही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ जियाने रिपोर्ट आ चुकी होती है और इससे ये पता चलता है कि ज़ोयान ग्रैंडपा की ही पोती है, यानी गुमिंग की सिस्टर। लेकिन पता नहीं कि ग्रैंडपा इतने खुश क्यों होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और फिर ग्रैंडपा जोयान से मिलने के लिए गुमिंग के घर पहुंच जाते हैं, जहां गुमिंग उनसे बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बताई हुई लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर बन जाए। उन लोगों की मदद के बगैर भी अपनी कंपनी को डेवलप कर लूँगा, लेकिन मैं सच में ही जोयान से प्यार करने लगा हूँ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा आराम से बैठकर गुमिंग की बातें सुन रहे थे। फिर बाद में कहने लगे कि अब जब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला। वैसे भी मैं इतनी पुरानी सोच का नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी ना करने दूँ। तो तुम्हें जो रही बात बिजनेस की, वो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो जुआन भी ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है और वो जाते जाते मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में जुआन सोच रही थी कि गुमिंग ने जो भी ग्रैंडपा के सामने कहा, मैं जानती हूँ कि वो झूठ था, पर मुझे इतना सीरियस क्यों लग रहा था। खैर, मुझे यहाँ पे रहने का अपना मोटिव नहीं भूलना चाहिए। दूसरी तरफ गुमिंग के पास भी एक रिपोर्ट आती है डीएनए की, जिसे देख कर के वो सैड हो जाता है और अभी हमें फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं अगली सुबह का, जहाँ ग्रैंडपा गुमिंग के ऑफिस सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और उससे उसकी शादी के लिए फोर्स करते हैं, बस जल्दी जल्दी से तुम शादी कर लो और मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है। अगर तुम्हारे सहारे बैठा रहा तो पता नहीं तुम कब करोगे। तो गुमिंग कहता है कि ग्रैंडपा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, वैसे भी मेरी इलनेस अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन ग्रैंडपा कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि ये तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और मैं डॉक्टर को तुम्हारे पास ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए भेज दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर गोमिंग के साथ में टच करने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता और वो पीछे जाकर बैठ जाता है कि बोल के मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और ये सारी चीज़ें जोयान भी देख रही होती है। वो पूछती है इसके बारे में, तो डॉक्टर बताते हैं उसे कि इसे पीटीएसडी कहते हैं। और फिर डॉक्टर पूछता है कि आप मिस जुआन ही है ना जिनसे इनकी शादी होने वाली है। तो जुआन हाँ बोल देती है। तो डॉक्टर गोमिंग से कहता है कि ठीक है, आप ऊपर जा सकते हैं, मुझे थोड़ी देर इनसे अकेले में बात करनी है। अब ना चाहते हुए बेचारे गुमिंग को तो जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर जुआन को बताता है कि आप वो इकलौती लड़की हैं जो कि गुमिंग की हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आप दोनों की शादी होने वाली है और बहुत ही जल्द वो आपके टच से फैमिलियर हो जाएंगे। अगर आप उनका ये डिसऑर्डर ख़त्म करना चाहती हैं तो आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टच में रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर जुआन सोचने लगती है कि गुमिंग ने उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार गुंडों से बचाया है, मिस्टर जाओ से बचाया है, यहाँ तक कि जू याओ की भी चाकू की नाइफ से बचाया है। तो इसलिए इसको लगता है कि अब उसकी बारी है गुमिंग की हेल्प करने के लिए, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ गुमिंग अपने कमरे में बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा। तो वो फ़ौरन उससे पास नीचे भागता है और वो नीचे आने के बाद देखता है कि डॉक्टर तो जा चुका है, तो इसलिए वो वहाँ पे रोने लगता है कि डॉक्टर ने तो मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, तो शायद कुछ सीरियस बीमारी और मैं मरने वाला हूँ। और ये सब कुछ सोच करके वो बोल करके वो रोना पिटना शुरू कर देता है। जुआन भी उसको समझा रही होती है, लेकिन वो तो जैसे उसकी सुनता ही नहीं और साथ ही कहता है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए और मैं मरने वाला हूँ। और जुआन भी उस पर गुस्सा करती है कि शांत हो जाओ, और उसके बाद वो आके बैठ जाती है। तो वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और जुआन उसके पास आती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। और इधर गुमिंग सोचता है कि इस लड़की को अचानक से क्या हुआ, लेकिन जुआन तो वही कर रही थी जो डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसके साथ फिजिकल टच करने की प्रैक्टिस करनी है, और वो उसके और करीब आने लग जाती है। उसके बाद धीरे, लेकिन यहाँ पे गुमिंग को तो कुछ और ही समझ में आ रहा होता है और वो उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो सरेंडर कर देता है। और फिर उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे वो उसके करीब आती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि इतना करीब काफ़ी है। तो गुमिंग कहता है तुम्हारा मतलब। तो उसने कहा कि मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल टच में थोड़ा बहुत रहूं, और उसके बाद तुमने मुझसे भी कहा था एक बार पहले कि मेरे ज़्यादा करीब मत आना, तो क्या इतना करीब आना तुम्हें सही लग रहा है। तो गुमिंग को तो समझ ही नहीं आया कुछ को, कि उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करने जा रही है, तो इसलिए वो एम्बैरस में वहाँ से भाग जाता है।
नेक्स्ट सीन अगली सुबह ब्रेकफास्ट का दिखाया गया, जहाँ पे जूनियान अब गुस्सा हो जाती है कि मैं कल रात से पूछ रही हूँ और तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें ये ट्रीटमेंट एक्सेप्ट है। जिस पर वो भी थोड़ा सा शर्माते हुए बोला कि हाँ, मुझे इस ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जूनियान कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस भी जाया करूँगी। नेक्स्ट सीन में वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली गुमिंग का हाथ पकड़कर ऑफिस आती है, जबकि वो बेचारा तो शर्मा रहा था बिकॉज स्टाफ के सभी मेंबर्स देख रहे होते। इवन कि इसके बाद भी सारा दिन गुमिंग का हाथ पकड़कर बैठी रही वो, किसी भी हाल में वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। बहुत मुश्किल से वो वॉशरूम का बहाना बनाने लगता है, कहने लगा कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो या मेरे साथ वॉशरूम के अंदर जाओगी। जिस पर जूनियान उसका हाथ छोड़ देती है और उसको वॉशरूम जाने की परमिशन दे देती है। फिर रात में जूनियान डॉक्टर से कॉल करके पूछती है कि मैं सारा दिन उसका हाथ पकड़ी रही लेकिन मुझे कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया। इस पर डॉक्टर बोले कि ऐसे थोड़ी फर्क पड़ेगा, तुम दोनों कपल हो, ज़रा एक दूसरे के साथ और करीब आओ, कुछ रोमांटिक सा एनवायरनमेंट बनाओ। तब यहाँ पे गुमिंग आ गया और सोनियान भी कुछ रोमांटिक सा एनवायरनमेंट बनाना चाह रही थी, तो उससे पूछने लगी कि क्यों ना हम कोई मूवी देखें। और उसके बाद वो नेक्स्ट सीन में मूवी देखते हैं, बट मूवी बाई चांस एक हॉरर मूवी निकलती है और वो बेचारा तो डर कर ही उसके पीछे चिपका रहता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी ये रिलैक्सिंग सी और फनी सी मूवी थी। बेचारा गुमयांग तो ज़रा भी नहीं देख पाता है, पर जुआन को तो बड़े मज़े से देखती रही, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ और सीन देखने के बाद अब जूनियान को भी डर लगने लगा, तो मिंगयांग भी उसे संभालते हुए कहता है कि यह सब कुछ फेक है, तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर उसके बाद लाइट भी चली जाती है। अब मूवी देख करके तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ऊपर से लाइट के जाने के बाद वो दोनों को और ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि शायद मीटर में कुछ प्रॉब्लम होगी या फॉल्ट होगी, हमें जाके मीटर सही करना होगा क्योंकि इतनी रात में तो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा। ये बोलकर कि दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं। अब उन दोनों को डर लग रहा होता है। यहाँ अंधेरे के कारण जुयान का पैर स्लिप हो जाता है स्टेयर से और वो गुमिंग के ऊपर जाके गिरती है और एक्सीडेंटली उसका किस हो जाता है गुमिंग से। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।